हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। आज की हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। लाइव क्लास क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मेरे खुद का इंटरनेट कनेक्शन आज खराब हो गया। मेरा जो फाइबर नेट लगा हुआ है वो उसमें कुछ इश्यू हो गया है, वो आज नहीं चल रहा। इस कंपनी के पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा इश्यू हुआ है, तो बहुत जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें ऐप डेवलपर का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, तो आज का लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, ठीक है। सो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 में हम करने जा रहे हैं डीपीपी सॉल्विंग। आज हम सॉल्व करेंगे डीपीपी 6 एंड डीपीपी 7। इसके बाद आएगा डीपीपी 8 एंड डीपीपी 9, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर, ठीक है। शुरू करें? तैयार हैं आप? तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर गेटिंग ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 18। आज का गोल है डीपीपी 6 और डीपीपी 7 को कंप्लीट करना। बड़े ही आसान डीपीपी थी दोनों, तो आपको पता है मैं सारे सवाल लूंगा भी नहीं। थोड़े अच्छे सवाल, ज़्यादा अच्छे सवाल उन्हीं को लेंगे, आसान सवालों को नहीं डिस्कस करेंगे। तो डीपीपी नंबर 6 से शुरू करते हैं। डीपीपी नंबर 6, सबसे पहले सवाल 2 डीपीपी 6 का। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम। ये 10 मिलीग्राम बाद में अपडेट हुआ है डीपीपी में, किसी ने पहले डाउनलोड की होगी तो उसमें ये एरर रह गया था। A charge particle of charge 2 microcoulomb and mass 10 milligram moving with a velocity of 1000 meter per second enters a uniform electric field of strength 10 to the power 3 Newton per coulomb directed perpendicular to its direction of motion। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ये इसके मोशन के परपेंडिकुलर है। ऐसे तो तमाम सवाल हमने लगाए थे। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स। चलो एक बार डायग्राम बनाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है कैसे? परपेंडिकुलर टू, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां मान लो चार्ज पार्टिकल है Q, मास है m, और ऐसे चल रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 1000 मीटर पर सेकेंड, इसको बोल देते हैं v0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। क्या पूछा है? फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। बच्चों इसके पास कितने तरह की वेलोसिटी होगी? मेरे ख्याल से 2 तरह की। एक तो ये वेलोसिटी जो x में है, और एक नई वेलोसिटी आ जाएगी y में। कैसे आएगी? ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया पॉजिटिव चार्ज है ना, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो कितनी फोर्स लगने लगेगी? फोर्स लगेगी Q इंटू E। यही फोर्स लगती है। किस डायरेक्शन में है? Y डायरेक्शन में है। मतलब Y डायरेक्शन में एक फोर्स आई, इसकी वजह से Y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन इन दी Y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स बटे मास इज इक्वल्स टू QE बटे M। अब बच्चों y डायरेक्शन में जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी आने लगेगी। यानी कि 10 सेकंड के बाद इसके पास 2 तरह की वेलोसिटी होगी, एक तो x वाली और एक y वाली। x वाली वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है। जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। पर y में एक नई वेलोसिटी क्रिएट होगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसकी वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम मोशन को कंसीडर करते हैं इन द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के मोशन को लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन 0। शुरुआत में पार्टिकल की y में कोई वेलोसिटी नहीं है, x में ही चला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही चला है। अच्छा, एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन कितनी है? QE बटे m, फोर्स अपॉन मास। ये फोर्स लग रही डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, कितने टाइम के लिए बात की है? 10 सेकेंड के लिए। फाइनल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन, यही तो निकालना है। सिंपल इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन की चिंता मत करो, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है। जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी। 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 100 सेकंड पे। x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। y में एक नई वेलोसिटी धीमे धीमे क्रिएट होगी, और 10 सेकंड के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी ये पता लगाना है। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहां से वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? QE बाय m मल्टीप्लाइड बाई t।
सो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन q, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 10 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 10 मिलीग्राम। बच्चों मास है इसका 10 मिलीग्राम यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। मिली मतलब 10 की पावर -3 ग्राम। पर भैया वहां तो एसआई यूनिट में रखना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, तो ये मास हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हुआ किसमें ग्राम में 10 मिलीग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करें तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 टू द पावर -3। और भैया कैलकुलेट करें 10 की पावर -3 10 की पावर -3 10 की पावर -6 ऊपर भी 10 की पावर -6 यानी ये कट गया, इस 10 से ये 10 भी कट गया। सो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल मान लो यहां पहुंचा तो इसके पास वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो गई है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। और बच्चों एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी जो थी वही रहेगी, कोई एक्सेलरेशन है नहीं। एक्सेलरेशन किसमें है वाई में, फोर्स किसमें है वाई में। तो वाई में एक्स में वेलोसिटी कितनी थी 1000 की वेलोसिटी से घुसा था, यहां पे वेलोसिटी कितनी थी 1000 मीटर पर सेकेंड यानी 10 की पावर 3। तो यहां पे भी कितनी रहेगी एक्स डायरेक्शन में 10 की पावर 3। तो अब आपके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक्स में 10 की पावर 3 वाई में 2 इंटू 10 टू द पावर 3। आपको उसकी नेट वेलोसिटी निकालनी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसका वेक्टर सम कर लेते हैं, इसका वेक्टर सम कर लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज 10 की पावर 3, 1000 थी 1000 रही। वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये निकाल लिया। v इज इक्वल्स टू प्लस 80 से। अब इनका रिजल्टेंट बच्चों यहां कहीं से जाएगा, v रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, v रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। हलवा एकदम। अंडर रूट vx कितना है 10 की पावर 3 का स्क्वायर, vy कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। यहां से देखो अंडर रूट में 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, यहां बचेगा 2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। इसमें भी 10 पावर 3 का स्क्वायर, इसमें भी 10 पावर 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। सो यहां से हमें मिला वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन 10 पावर 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट लगा है तो 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। भैया स्क्वायर लगाया रूट लगाया है ना, कैंसिल होके बाहर आ गया। अंडर रूट क्या बचा 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 4 1 5। ये आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी, वाई में नहीं, इसको किसमें बोलेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर। क्लियर है। फाइनल आंसर ये हो गया 10 टू द पावर 3 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर है। इसके पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक जो x में थी वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स वगैरह नहीं है, y में कोई वेलोसिटी नहीं थी बट फोर्स की वजह से वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी। y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, फोर्स लगी QE, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, फोर्स अपॉन मास QE/m। अब हमने कहा ये y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन का मोशन कंसिडर किया। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इतना, टाइम 10 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकाला। ये y की वेलोसिटी, ये x की। इसके बाद हमने किया रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है ये। इसके बाद इसी सवाल में हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी दो डायरेक्शन में होगा, एक x में होगा एक y में होगा, तो हमको दो डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, है ना। तो x का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं और y का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। आ जाओ अलग अलग डील कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन v नॉट यानी 1000 मीटर पर सेकेंड, यही तो है। एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन 0, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं। कितने टाइम की बात है 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन दी x डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इन दी x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1000 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 10, और ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि भैया एक्सेलरेशन x में नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट इन दी x डायरेक्शन कितना हो गया 10 की पावर 3 और 1 10 की पावर 4 मीटर। ऐसे ही y में बात करें, इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन 0, शुरुआत में सिर्फ x की वेलोसिटी थी, y में कोई वेलोसिटी नहीं थी। एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन कितना था QE/m, यही था ना,
क्यू ई बाय एम, यही तो है वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। क्यू ई फोर्स थी डिवाइड बाय एम। टाइम कितना लिया यहाँ पे 10 सेकेंड। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन कितना हो गया 10 सेकेंड में वाई का डिस्प्लेसमेंट, फिर से लगा देंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसमें y में और y में। सो डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन ये हो गया 0 इंटू हाफ एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन क्यू ई बटे एम मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। यहां से आप निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन हाफ, चार्ज कितना दे रखा है हमको q कितना है, यहां से q की वैल्यू उठाओ 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना था 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, याद है 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम से ग्राम बनाया, ग्राम से फिर केजी। टी स्क्वायर टाइम कितना है 10, तो इंटू 10 टी स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 मर गया, 10 की पावर -3 10 की पावर -3 10 की पावर -6 बन गया, उससे ये कट गया, एक 10 से एक 10 कट गया, 10 पावर 3 और 1 10 की पावर 4। सो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो 10 की पावर 4 मीटर। दो तरह के डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स में चल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वाई में चला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स का डिस्प्लेसमेंट वाई का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन 10 टू द पावर 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन 10 टू द पावर 4 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से निकलेगा रिजल्टेंट। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अगर दो वेक्टर हो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और दोनों इक्वल हो तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है वेक्टर इंटू √2, यानी 10 टू द पावर 4 इंटू √2 मीटर। मैंने बताया है कि दो फोर्सेज हो इक्वल हो और 90 डिग्री पे हो, एफ और एफ एट 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होता है f√2। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 10 की पावर 4 एट 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 10 की पावर 4 10 की पावर 4 एट 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट 10 की पावर 4 √2 मीटर। सो नेट डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिल गया 10 सेकंड में 10 की पावर 4 √2 मीटर। क्लियर है। तो वही सिंपल सा सवाल था जिसमें दो डायरेक्शन कंसिडर करते थे एक्स और वाई को। एक्स वाले में हमने देखा कांस्टेंट वेलोसिटी है और वाई वाले में देखा एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट सवाल, ये तो बहुत ही खराब सवाल है। इफ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट इतना इज बैलेंस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, फाइंड द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप। ऐसे तो बहुत सवाल किए थे हमने। यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है ना, इसको नीचे की तरफ फोर्स कौन सी लगेगी mg, ये क्या हो गया इसका वेट। अब इसको बैलेंस करना है तो ऊपर भी एक फोर्स चाहिए, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज q है, ठीक है, तो बैलेंस करना है तो फोर्स ऊपर होनी चाहिए तभी तो वेट बैलेंस होगा। कितनी फोर्स होगी F इज इक्वल्स टू QE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहिए होगी अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए होगी, है ना, हमने माना पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब यहाँ से ये दोनों फोर्स बराबर कर देंगे तभी तो ये बैलेंस्ड रहेगा, तो F इज इक्वल्स टू वेट, F कितना है QE, वेट कितना है mg, क्या निकालना है Q mg/e। बहुत ही हलवा सवाल, m की वैल्यू दे रखी है नहीं, सीधा यहाँ पे वेट दिया है, देखो 3.2 × 10⁻³ ये क्या है वेट, यानी mg की वैल्यू दे दी है पूरी 3.2 × 10⁻13 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5 × 10⁵। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 5 से काटो 5 × 5 0 30 5 6 30 20 5 4 20 0.64 × 10⁻13 और ये ऊपर आएगा 10 की पावर -5, यानी चार्ज हो गया 0.64 × 10⁻18 कूलम्स। शायद ऐसी आंसर दे रखा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अदरवाइज आप 6.4 × 10⁻19 भी लिख सकते हो, ठीक है। सही तरीका ये होगा 6.4 × 10⁻19 कूलम, पर दे ये रखा है तो ऐसे लिख दिया। हलवा सवाल था, इसमें कुछ समझाने लायक चीज ही नहीं थी। आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास इतना। तो ये भी सवाल आसान है, बस इसमें एक टर्म ये नया आ गया शायद, ड्यूट्रॉन। बच्चों ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है +1e, कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज होता है +1e, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। शायद इसी वजह से ये सवाल आपका रुका हो या फंसा हो, जो भी हो। तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ फिर से
mg, चार्ज q मान लें, ऊपर की तरफ फोर्स QE, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर, तभी तो फोर्स ऊपर लगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, यहाँ से फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी, तभी तो ये क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, विच कैन जस्ट बैलेंस, ये फोर्स बैलेंस हो गई। F की जगह रखा QE इज इक्वल्स टू mg, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल्स टू mg बटे q, मास दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू दे रखी है 10 अपॉन चार्ज, चार्ज कितना है +1e। ड्यूट्रॉन, बच्चों हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। देखो जो ड्यूटीरियम होता है ऐसे लिखा होता है 1 2, है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें होता है बच्चों एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब ड्यूटीरियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बन जाता है ड्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बचा, यही लिखा रहेगा H12, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का +1e, है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू +1e, बस यही इसमें एक बात थी। तो चार्ज की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, खत्म हो गया सवाल। E इज इक्वल्स टू, इससे 2 जा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27, ये +1 -19 ऊपर आके प्लस हो गया, कैलकुलेशन -27 +1 और -19 ऊपर आके प्लस हो गया। E इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये हो गया 20 और ये हो गया 10 पावर -27, 10 पावर -7 न्यूटन पर कूलम। बोलो ये सब आसान सवाल है, जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। 19 से 20 और -27 -7, क्लियर है, नोट कर लें पॉज करके, आगे बढ़े। A proton falls down through a distance of 2 centimeter in a uniform electric field of magnitude इतना, determine the acceleration of the electron, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन ही होगा, ठीक है, टाइपो है, टाइपो, टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, ठीक है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आसान आसान सवाल है यहाँ पे, जहाँ अच्छा सवाल आएगा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी एक SHM का अच्छा सवाल मिलने वाला है तो वहाँ पे अपन धीमे हो जाएंगे। प्रोटॉन, हाँ क्या है, प्रोटॉन फॉल्स डाउन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लो कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस का सवाल है, ठीक है, इस बात इसमें मेंशन नहीं थी, बट ये कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब भैया क्या बोला, हमारे पास एक प्रोटॉन है, फॉल्स डाउन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, भैया नीचे गिर रहा है, तो यार प्रोटॉन नीचे कैसे जाएगा, ग्रेविटी है नहीं, कैसे जाएगा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, सभी को पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है मतलब इस तरफ कोई फोर्स लग रही है, यानी कहने का मतलब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी भाई, इस डायरेक्शन में क्या होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन पे नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रही होगी, F इज इक्वल्स टू QE, जिसकी वजह से प्रोटॉन को नीचे एक्सेलरेशन मिल रहा होगा और नीचे गिर रहा होगा। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बटे मास, खत्म। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू फोर्स बटे मास, फोर्स कितनी लगेगी, QE डिवाइड बाई m, खत्म, QE बटे m। चार्ज ऑफ प्रोटॉन सभी को पता होगा कितना होता है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यहाँ पे पुट कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये रहा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। यहाँ से आप ध्यान से देखो 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये कट जाएगा, 2 7 14, 1 गया हासिल, 2 6 12, 113, 1 गया हासिल, 2 1 2 1 3, यानी ये इसके दो जा है ना, दूजा है, कट गया। सो 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 3 और प्लस 27, भाई ये -27 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये +3 और ये -19, बोलो सही है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 2, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 और 27 कितना हो गया 30, और 30 में से 19 माइनस किया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज 3.2 इंटू 10 पावर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में चाहो तो डायरेक्शन लिख दो, डायरेक्शन क्या है इसका, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। क्लियर है,
आसान। नेक्स्ट सवाल है टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, और ये भी करते हैं। ये क्लियर है, कुछ नहीं था यार, फोर्स नीचे लगी, एक्सेलरेशन नीचे हुआ, ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम क्यू ई बाई एम। टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ये प्रोटॉन है, ये कितना नीचे गिर गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कितने टाइम में ये चीज हुई। तो ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी वाई डायरेक्शन में। भाई वाई डायरेक्शन का ही खेल है ना सारा, बोलो समझ में आ रहा, सारा खेल किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई में। सो इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन 0 भैया। अब प्रोटॉन फॉल्स डाउन, जब कोई चीज फॉल करना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, शुरू में तो 0, ठीक है। एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन आप निकाल चुके हो, 3.2 इंटू 10⁻11, तो यहाँ हम लिखेंगे -3.2 इंटू 10⁻11। माइनस क्यों लिखा सभी लोग समझ गए हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे के डायरेक्शन में। नीचे चीज को हम निगेटिव लिखते हैं, ऊपर चीज को हम पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड लिखा था, उसी को हमने बोल दिया एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। अब पूछा है कितना टाइम लगेगा इतनी डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी चाहिए वाई डायरेक्शन में, -2 सेंटीमीटर। 2 नहीं लिख रहे, -2 लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे है ना। ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें हमेशा सही रखा करो। वाई डायरेक्शन में है और नीचे की तरफ है, तो -2 रखा है ना, 2 सेंटीमीटर नीचे गया। टाइम कितना लगा यही हमसे पूछा है। इक्वेशन क्या लगा दोगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन -2 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे -2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। SI यूनिट में चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर को। सो -2 इंटू 10⁻⁻2, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -3.2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई t²। माइनस माइनस देखो दोनों तरफ कट जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट t² इज इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन इंटू 10⁻⁻2, सही है, अपॉन 3.2 इंटू 10⁻11। बस इसका कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, और ये 11 ऊपर चला जाएगा, 10⁻13 अपॉन 3.2। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। क्लियर है, कुछ नहीं करना था इसमें। पूछा था कितने टाइम में 2 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, हमने कहा गिरने की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ये, डिस्प्लेसमेंट ये, टाइम कितना, s इज इक्वल ut प्लस हाफ at²। हो गया, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन ये रहा डाउनवर्ड, कितना टाइम लगा, 3.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, डाउनवर्ड, वो तो स्टार्टिंग समझ में आ रहा है। अब प्रोटॉन फॉल्स डाउन, नीचे क्यों गिरेगा प्रोटॉन ग्रेविटी फ्री में, डेफिनेटली नीचे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास इतना एंड चार्ज इतना इज थ्रोन एट, भाई ये सब आसान सवाल है, थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ इतना अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर नहीं बोला, अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, परपेंडिकुलर नहीं है, पार्टिकल कैसे फेंका है इस बार, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे v0 वेलोसिटी से। ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है इतना चार्ज इतनी स्पीड, कैसे फेंका है, अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मान लिया, स्ट्रेंथ वगैरह दे रखी है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली, भाई ये पार्टिकल रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, देखो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ आया, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव लिखा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स लग जाएगी, F इज इक्वल्स टू QE। और बच्चों ये चार्ज पार्टिकल जाना किधर चाहता था, इधर, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन था, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे खींच रही है, तो धीमे 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 इसकी स्पीड कम होते 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 फाइनली रुक जाएगा। भाई तेजी से दौड़ रहा तो कोई पीछे से खींच रहा था, स्पीड धीमे होते 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 0 हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पार्टिकल यहाँ आकर रुक जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है, v0 बोल लो,
दे रखी है शायद, थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही तो सवाल है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली। रुकेगा फिर पीछे भी चला आएगा, सवाल आगे नहीं बढ़ाया भाई, रुकेगा फिर पीछे चला आएगा। ये भी सवाल हो सकता था कितने टाइम में वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। रुकेगा, फोर्स किधर लगेगी, पीछे ही लगेगी, तो रस्सी से खींच रहे हैं, रुका, फिर धीमे 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 पीछे आना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ से हम देखें क्या क्या हमारे पास डेटा है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20, ठीक है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनली रुक जाना है 0। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है QE मास m। और ध्यान देना इस एक्सेलरेशन में आगे नेगेटिव लगा देना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन का केस है। पार्टिकल इधर जाना चाहता है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मोशन इधर हो रहा है ना, और एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। ध्यान से देखो, आपने u को +20 ले रखा है, क्यों, क्योंकि u आगे की तरफ था, तो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v² = u² + 2as, मेरे ख्याल से यही लगेगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, u कितना है 20 का स्क्वायर + 2 × a कितना है -QE/m × s। हलवा सवाल, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। सो हमारे पास आया 0 = 20 का स्क्वायर + 2 × -QE/m × s। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × QE/m × s = 20 का स्क्वायर। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। 2 × चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम, 2 × 5 × 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये रही 2 × 10⁻5। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अपॉन मास कितना है 10⁻³ kg = 20 × 20। चलो कट्टम कुट्टा स्टार्ट करें, 2 1 = 2, 2 10 = 20, 2 1 = 2, 2 10 = 20, और कुछ कट रहा है नहीं। 5 × 10⁻⁻6 और ये 5, यानी +5 -3 ऊपर जाके +3 × s = 10 का स्क्वायर। यहाँ से 5 × 10⁻⁻6, 5 3 8, 8 - 6 2 × s = 10⁻², ये कैंसिल, s = 1/5 कितना हो गया 0.10, 5 2 10, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर चलने के बाद ये रुक जाएगा और शायद उसके बाद ये पीछे भी आने लगेगा। क्लियर है, हलवा सवाल था एकदम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बढ़िया सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक ब्लॉक पे SHM का सवाल है थोड़ा बहुत, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के से इसको टांग दिया, थोड़ा क्या पूरा SHM है ये। द ब्लॉक इज मेड टू ऑसिलेट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको ऑसिलेट किया, जुम जुम जुम। इट्स टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी t। अब ये आपको क्लास 11 से पता होना चाहिए कि अगर आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, जो कि ये है स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो इसका जो टाइम पीरियड आता है बच्चों, वो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड उसकी वैल्यू होती है t = 2π√m/k। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में सीखते हैं, डेरिवेशन इसकी ऐसा होता है। इन्होंने यही बताया है, टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी t। इसको हमने यहाँ पे ग्रेविटी वाले स्पेस में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब यही लटका हुआ था दीवार से बॉक्स, देखो ऐसे बॉक्स लटका हुआ है, सोचो उसको नीचे खींच के छोड़ो, स्प्रिंग से कोई चीज लटके टुंग, तो इसी को बोलते हैं SHM कर रहा है, इसका टाइम पीरियड ये आता है। मास पे भी डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी। आगे बढ़ो। नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज मेड ग्रेविटी फ्री। अरे भैया ग्रेविटी हट गई, इज मेड ग्रेविटी फ्री, बप्पा रे बप्पा। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है किस डायरेक्शन में, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड in the downward direction. Now the block is given a charge q. The new time period of oscillation is. ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी हटा दी, ग्रेविटी फ्री कर दिया स्पेस को, और इस ब्लॉक को कुछ चार्ज दे दिया। मास को तो हटाओ यार, मास का अब काम ही नहीं है, ग्रेविटी फ्री हो गया। अब मास क्यों लिखे, ग्रेविटी फ्री में चार्ज लिखिए। हाँ,
और क्या किया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोड्यूस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर दी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोड्यूस्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नाउ द ब्लॉक इज गिवन अ चार्ज q, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। अब बच्चों टाइम पीरियड निकालने का सवाल है, थोड़ा बहुत एसएचएम आना चाहिए। देखो कैसे निकलता है टाइम पीरियड। सबसे पहले आप निकालो इसकी मीन पोजीशन, एसएचएम में मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन वो होती है जिसको आप इक्विलिब्रियम कहते हो। तो पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, आ जाओ। तो हम पहुंचे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम से जो मिलेगा उसको याद रखना, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगी QE। जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, ये नीचे खींचा, स्प्रिंग इसको ऊपर खींचना चाहेगी। स्प्रिंग जैसे जैसे खिंचती जाएगी वैसे वैसे स्प्रिंग की ऊपर वाली फोर्स जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, वो बढ़ती जाएगी। मान लो इसको हमने x डिस्टेंस नीचे खींचा तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आती है kx, ठीक है। अब शुरू में आपने थोड़ा सा खींचा, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, x की वैल्यू बहुत कम है। स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स आती है बच्चों वो होती है kx, पढ़ रखा होगा 11th में। शुरू में आपने थोड़ा सा खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स छोटी सी है, अब छोटी सी है तो इसको रोक नहीं पाएगी और नीचे जाएगा, और नीचे गया x और बढ़ा, रिस्टोरिंग फोर्स और बढ़ी, अभी भी इसको रोक नहीं पा रही और नीचे गया, और नीचे गया x और बढ़ गया, खिंचता जा रहा है, x और बढ़ गया, रिस्टोरिंग फोर्स इतनी हो गई कि इसको बैलेंस कर दी, आ गया मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सबको पता है क्या होता है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मान लेते हैं कि यहां से ये x0 डिस्टेंस नीचे खिंच के इक्विलिब्रियम में आ गया, ये मान लो एक्चुअल था, और यहां से ये कितना खिंच गया, x0 डिस्टेंस नीचे खिंचा चार्ज q और इक्विलिब्रियम में आ गया। इस कंडीशन में इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, नीचे की तरफ QE, ऊपर की तरफ KX0, है ना, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स सिंपल बोल लो, FS स्प्रिंग फोर्स KX0। शुरू में ये फोर्स बहुत कम रही होगी भाई, शुरू में तो इसका जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कि इसकी लेंथ में चेंज हुआ वो 0 है, शुरू में जो एक्चुअल लेंथ थी उसी पे। चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए, नीचे खींचने लगा, नीचे खींचा तो स्प्रिंग खींची, स्प्रिंग में मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर का, तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी K×1, फिर और नीचे खींचा 2 सेंटीमीटर, रिस्टोरिंग फोर्स K×2, और नीचे खींचा 4 सेंटीमीटर, रिस्टोरिंग फोर्स K×4, बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि इसको बैलेंस कर दी। तो हमने माना x0 पे जाके बैलेंसिंग हो गई। अब इक्विलिब्रियम पे आपको पता है ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी। तो यहां से एक कंडीशन बन गई Kx0 इज इक्वल्स टू, mg लिख रहा था मैं, क्लास 11 की चीजें याद थी ग्रेविटेशनल फील्ड में, Kx0 इज इक्वल्स टू QE। ये अपने पास एक कुछ बन के आ, इसको तैयार कर लो, Kx0 इज इक्वल्स टू QE। आगे बढ़ेंगे, एसएचएम का पहला पॉइंट होता है मीन पोजीशन पे जाके फोर्स बैलेंस करो। अब क्या करना होता है सर, एसएचएम में सबसे पहले मीन पोजीशन पकड़ते हैं, वहां पे नेट फोर्स बैलेंस, ये समझ में आ रहा है। शुरू में इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, 0, थोड़ा सा खींचा रिस्टोरिंग फोर्स, और खींचा और रिस्टोरिंग फोर्स, और खींचा रिस्टोरिंग फोर्स इतनी हो गई कि इसको बैलेंस करने लग गई। अब क्या करते हैं, मीन पोजीशन पे जाके इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और देते हैं, छेड़खानी करते हैं इसके साथ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस और कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे इसके ऊपर नेट फोर्स जो आएगी उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम थोड़ा और डिस्प्लेस करेंगे, नोट कर लें, कर लिया, ओके। तो भाई साहब ये कहानी थी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम में हमने बोला Kx0 इज इक्वल्स टू QE। अब हमने कहा इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा और डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने का ये सब तरीका होता है, धीमे धीमे पहले पहुंचो मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन थोड़ा और डिस्प्लेस करो। तो देखो ये तो x0 खींच ही चुका था, यहां पे किसमें था, इस जगह पे किसमें था, इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स कितनी थी, 0 थी। अब हमने क्या किया, इस जगह से थोड़ा सा नीचे और खींच दिया, कितना नीचे और खींच दिया, सपोज कर लो x और खींच दिया,
नीचे की तरफ फोर्स अभी भी कितनी रहेगी, QE, क्योंकि ना चार्ज चेंज हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई। ऊपर तरफ की फोर्स बढ़ जाएगी, है ना, आपने ज्यादा नीचे खींचा ऊपर और स्प्रिंग भी तेजी से खींचेगी। क्यों बढ़ गई, क्योंकि x एक्स्ट्रा आ गया। इस बार जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, k x नॉट प्लस एक्स। भाई QE किसके बराबर था, k x नॉट के। अब ऊपर फोर्स कितनी आ गई, k x नॉट प्लस kx। इसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गई, ऊपर की फोर्स ज्यादा। अब जैसे ही आप छोड़ोगे इसको, आपने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नहीं पकड़े नहीं रहने, डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। एसएचएम का तरीका क्या है टाइम पीरियड निकालने का, कि पहले मीन पोजीशन पकड़ो, पकड़ लिया जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, फिर वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बॉडी को छोड़ दो। तो इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किया, आप छोड़ेंगे। अब जैसे ही छोड़ेंगे ऊपर की फोर्स ज्यादा हो जाएगी, भाई के एक्स नॉट इसको बैलेंस कर रखा था, ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गई, तो ये ऊपर भागेगा। जब ये ऊपर भागेगा तो वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा नेट फोर्स 0 हो जाएगी, पर बॉडी रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से चलती रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। जब ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा तो नीचे की फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता रहेगा, और उसी का टाइम पीरियड निकालना है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं नेट फोर्स का। तो बच्चों नेट फोर्स किधर होगी, ऊपर के डायरेक्शन में। कितनी होगी, स्प्रिंग फोर्स माइनस QE। स्प्रिंग फोर्स कितनी है, k x नॉट प्लस एक्स माइनस QE। तो इसको हम बोलेंगे k x नॉट प्लस k x माइनस QE। अब ध्यान से देखो k x नॉट किसके बराबर है, QE के बराबर है। तो QE प्लस k x माइनस QE, यहां से QE कट गया, नेट फोर्स कितनी है, kx। अब एसएचएम की कहानी क्या होती है कि डिस्प्लेस करने के बाद, यहाँ के बाद की कहानी बता रहे, आगे कहानी चलती है। पूरा 11 छोड़ के तो नहीं आए, सब पता है ना। डिस्प्लेस छोड़ के आ तो सुनते रहो। डिस्प्लेस करने के बाद जब छोड़ा तो डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो एसएचएम के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है बच्चों, एसएचएम की कुछ बातें हैं। एसएचएम के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जो लास्ट में जो फोर्स बनी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हमें ये प्रूफ करना होता है। माइनस एक्स मतलब जिस तरफ डिस्प्लेस किया है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है? इसको यहीं से हम लोग रिस्टोर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्या ऐसा हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे दी है और फोर्स किधर लगी है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो क्या ये बात ट्रू है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आई एम सॉरी। क्या ये बात एकदम ट्रू है? एसएचएम में ये करना पड़ता है, एसएचएम में प्रूफ करना पड़ता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 होती है तभी एसएचएम होता है। ये कंडीशन है एसएचएम की। तो यहां ध्यान से देखो, आपने डिस्प्लेस नीचे किया और नेट फोर्स किधर आ रही है, ऊपर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है नेगेटिव डालने से अचानक से? ऐसा समझ लो कि वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो फोर्स किधर लगी, ऊपर हुई। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब बच्चों एसएचएम चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ नेट की जगह लिखना पड़ता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। फिर ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एम ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स एक्स, जहां भी एक्सेलरेशन दिखे उस जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये पूरा तरीका है एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट के बाई एम। ओमेगा क्यों निकाला, क्योंकि एसएचएम का बच्चों जो टाइम पीरियड होता है इट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट के बाई एम, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट एम बाई के। बोले यही आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है, रूट के बाई एम, नीचे रूट के बाई एम, ऊपर आया तो रूट एम बाई के। तो नया टाइम पीरियड जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड में दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। पुराना टाइम पीरियड भी यही था। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था।
और आज आपने नया टाइम पीरियड निकाला पूरे प्रोसेस से। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचे, नेट फोर्स 0 देखा, ठीक है, उसको लिखा, उसका जो भी फॉर्मूला बना, फिर वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, एक्स और डिस्प्लेस किया तो फोर्स ऊपर हो गई, फिर नेट फोर्स निकाली किस डायरेक्शन में, ऊपर, फिर हमने बोला डिस्प्लेसमेंट नीचे पर फोर्स ऊपर, तो F = -kx, फोर्स जगह ma एक ही जगह रखते हैं SHM के लिए -ω²x, यहाँ से ओमेगा निकाला, फिर टाइम होता है 2π/ω और ओमेगा की वैल्यू थी t 2π/ω। आपने देखा नया टाइम पीरियड और पुराना टाइम पीरियड सेम है। द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, पहले का t था, नया भी t होगा, बोलो क्लियर है। पुराना टाइम पीरियड दे रखा था t, तो जो पहले का t है तो बाद का भी t, भाई एक्सप्रेशन तो सेम आया है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। चलो डीपीपी नंबर 7, अ डाइपोल, ये बड़ा यहां सवाल आया एक, a dipole having dipole moment p is placed at the axis of a charged ring having charge q and radius r at a distance x from the center as shown in the figure। ये एक रिंग है, इससे x डिस्टेंस दूरी पे एक डाइपोल रखा है, इसकी चोंच इस तरफ है, ठीक है, डाइपोल की चोंच होती है ना, इस तरफ है, x डिस्टेंस पे, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, इससे x डिस्टेंस दूरी पे एक डाइपोल रखा है जिसकी चोंच इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बड़ा बनाया है, इतना बड़ा होता नहीं, आपको पता है, वो तो दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा बनाया है। देखो लिखा भी है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P × I कैप, P × I कैप, I कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डाइपोल मोमेंट, ये है। अच्छा, a dipole having dipole moment P is placed at the axis of a charged ring having charge Q and radius R। ठीक है, इसका चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, बहुत बढ़िया। इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, शायद ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, उसका इस्तेमाल होगा। At a distance x from the center as shown in the figure, find the force experienced by the dipole of dipole moment इतना placed along the axis of the uniformly charged ring। आपको निकालना है force experienced by dipole। बच्चों इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे है, डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, मतलब यहां इसका -q मान सकते हैं, यहां इसका +q मान सकते हैं। अब आपको इस डाइपोल पे फोर्स निकालनी है, फाइंड द force experienced by the dipole, find the force experienced by the dipole। अब इस पे फोर्स निकालनी है, इस पे फोर्स लगाएगी ये चार्ज रिंग, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगी, पॉजिटिव वाले को खुद से रिपेल करेगी, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, ये क्या करेगी, -q को तो अपनी तरफ पुल करेगी, इस तरफ फोर्स लगाएगी, और +q को खुद से रिपेल करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट। क्या दोनों पे फोर्स बराबर होंगी, अगर बराबर होंगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, नहीं भैया फोर्स बराबर नहीं होगी। रीजन क्या है समझते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था कि ये जो चार्ज रिंग होती है इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अलोंग द एक्सिस। भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनाएगा इस डायरेक्शन में, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां और यहां सेम होगी कि अलग अलग होगी, मेरे ख्याल से तो अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम हो जाएगी। यानी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बोलें E1 तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलें E2, तो हमें पता होगा E1 इज ग्रेटर देन E2। बोले इतना समझ में आया भैया, ये चार्ज रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगी और आगे जाने पे और कम। कितना डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होता है डाइपोल का, 2L, बहुत छोटा होता है पर कुछ तो होता है। सर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर दोगे तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा, सवाल ही खत्म हो जाएगा। इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम, तो दोनों पे फोर्स भी सेम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगती है QE, काम बन जाएगा। पर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। कई लोग सोचते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी यार, 2L डिस्टेंस बहुत छोटा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होनी चाहिए, फिर तो फोर्स 0 आ जाएगी। तो हमने बोला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ आगे जाके थोड़ी सी कम हो गई है, डेल्टा E कम हो गई, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी लग जाएगी? QE1। पॉजिटिव पे कितनी लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड QE2। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ -Q, यहाँ +Q। इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ QE1, इस पे फोर्स लगी इस तरफ QE2। चाहो तो ऐसे समझ लो, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। या ऐसे समझ को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम नहीं लेनी, डिस्टेंस के साथ वो कम होती है, भले ही थोड़ा सा डिस्टेंस है और थोड़ी तो कम होगी। अगर हमसे पूछें हम कि भैया नेट फोर्स कितनी है डाइपोल पे, तो क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, भाई ये ज़्यादा होगी ना, E1 की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल तो ये इधर ही जाएगा, मतलब नहीं समझे भाई, इन दोनों फोर्सेस में Q तो सेम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पॉइंट पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो F नेट हो जाएगा QE1 माइनस QE2, यहाँ से Q हो गया कॉमन E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 को हम बोल देते हैं डेल्टा E। ये रहा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। अब इसको यहीं पे छोड़ेंगे और कुछ नई चीज़ आपको सिखाएंगे। नेट फोर्स किस तरफ है भैया? डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो नेट फोर्स इधर आ रही है, F नेट टुवर्ड्स द रिंग है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो भी नेट फोर्स है वो टुवर्ड्स द रिंग है, या आप बोल सकते हो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप में, ऐसा भी लिख सकते हो भाई, आई कैप होता है ये माइनस आई कैप। सबको क्लियर है भाई? -Q + Q, डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है? माइनस से प्लस। इसको ये अट्रैक्ट करेगा, इसको ये रिपेल करेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, रिंग से अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम, और आगे और कम, और आगे और कम। हमने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ये फोर्स बड़ी हुई, वो फोर्स छोटी। अब ये डेल्टा E हमें निकालना है बच्चों, इसको निकालने का तरीका सीखना है आज। बच्चों डेल्टा E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरावट है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर डिस्टेंस 2L। 2L डिस्टेंस जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो गई? डेल्टा E है ना, E1 माइनस E2, यही तो चेंज हुआ 2L डिस्टेंस में, यानी डेल्टा E चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर डिस्टेंस 2L। अब देखो इसको निकालने का तरीका सिखाएंगे, नहीं समझे भाई? एक तरीका तो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लो, KQX अपॉन x² + r² की पावर 3/2, यही तो पता है ना। फिर एक के लिए ले लो x माइनस L, एक के लिए ले लो x प्लस L। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सबको पता होगा, KQX, ये तो पता है तभी तो सवाल कर रहे हो, KQX अपॉन x² + r² की पावर 3/2। तो एक में x के लिए ले लो x माइनस L, एक में लिख लो x प्लस L, बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक शॉर्टकट बताएंगे कि आप ये कैलकुलेट करके काम बन जाएगा सिर्फ से। भाई नेट फोर्स क्या है? QE1 माइनस QE2, Q कॉमन लिया, E1 माइनस E2, डेल्टा E। डेल्टा E क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्टेंस 2L। अब ये कैसे निकालेंगे? ये चीज नोट कर लो, बताएं फिर। कर लिया? ओके, हमें ये निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2L। ये निकला है तो ये निकला है तो ये निकला है। और नेट फोर्स किधर है? इधर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है चार्ज रिंग का, वो सभी को याद होगा, KQX अपॉन x² + r² की पावर 3/2। सबको पता है ये चीज। हम एक काम करने जा रहे हैं बच्चों, हम निकालेंगे d/dx। पूछोगे क्यों निकालेंगे? व्हाट इज d/dx? पहले ये बताओ। अच्छा, ये किया भी है एक बार ना, कब किया था? जब मैक्सिमा निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम थी, कहां पे थी? r/√2 पे थी। यही सब चीजें तो काम आती है डीपीवी में, तो ये डिफरेंशिएशन तो किया हुआ है, जल्दी से करेंगे। ये होता क्या है d/dx? ये होता है कि E कैसे चेंज हो रहा है विथ x, यही तो है, चेंज इन E अपॉन चेंज इन x। एक्चुअल मीनिंग क्या है इसकी? इसकी मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बाय dE ऑन मूविंग डिस्टेंस dx। यहां से हमें यह पता चला कि जब आप dx आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड dE कम होगी, dx और आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और dE कम होगी, dx और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड dE और कम।
हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि 12 आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम होती है, डेल्टा ई। हमें यहां से पता क्या चल जाएगा, इस जगह से पता क्या चल जाएगा कि dx आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम होती है, डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बाय डी ऑन मूविंग डिस्टेंस dx। dx आगे बढ़ने पे डी, dx आगे बढ़ने पे डी, dx आगे बढ़ने पे डी घटती जाएगी। तो 12 बढ़ने पे कितनी घटेगी, यही पता लगाएंगे। बस इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे के क्यू कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। मेथड क्या लगाएंगे, u बाई वी मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों, नीचे ले लेते हैं v स्क्वायर, फिर लिखते हैं v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। अब बच्चों एक काम करेंगे, के क्यू को तो बाहर रखेंगे, सिर्फ x को लिख लेंगे u और इस पूरे को मान लेंगे v। ये डिफिनेशन किया हुआ है हमने वैसे, के क्यू को बाहर रख लिया। चलो नीचे v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से ये बचेगा। इस पूरे का स्क्वायर करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। फिर ऊपर क्या है, v du बाई डी एक्स, वी ये है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 v du बाई डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस, ध्यान से देखना डिफरेंशिएशन, ये u माना x को और इसको v माना, के क्यू को तो बाहर कर दिया कांस्टेंट। नीचे सबसे पहले क्या है, v स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो 2 कट जाएगा ये। फिर क्या है, v du बाई डी एक्स, तो v को एज इट इज लिखा, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u dv बाई डी एक्स, माइनस u को लिख लो, dv बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर निकल के बाहर आ जाएगी, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या करते हैं, पावर में -1 कर देते हैं, है ना। सो 3/2 -1, यही तो होता है, n x की पावर n-1। और बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अंदर जाके भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल से अंदर जाओगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, डी बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मैथ सही है यहाँ, फिजिक्स नहीं एकदम, के क्यू, चलो ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से 2 कैंसिल, 3x और x माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 -1, एलसीएम हो गया 2, 3 - 2 1, 1/2 हाफ आ जाएगा, क्लियर है। नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब। अब ऊपर देखो क्या कॉमन लेंगे हम, ये सब पूरा कर चुके हैं हम लोग ऐसे ही, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, इसमें भी पावर हाफ है, उसमें भी पावर हाफ है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आओ देखते हैं क्या बचेगा, इसमें से हाफ ले लोगे, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बचेगा, पावर 1 बचेगी, मल्टीप्लाई करके देखो वापस, 1 और ये, यानी 1 + 1/2, 3/2 आ रहा है भाई, इसमें से हाफ निकाला, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से आधा निकाल लिया, 0.5 निकाल लिया, कितना बचा, 1 बचा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 और 1/2 3/2, माइनस 3x स्क्वायर, और ये तो पूरा ही निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नोट कर लें इतना, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें। चलिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के क्यू, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, नीचे क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब। यहां से डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के क्यू, इसको नीचे भेज देते हैं, 3 - 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर
3 माइनस 1/2, ऊपर बचा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग DE/dx इज इक्वल्स टू KQ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2. बोलो सही है, एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1. ये मिल गया आपको DE/dx का वैल्यू. अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप dx डिस्टेंस आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी d या कम होगी d. यानी अगर आप 1 डिस्टेंस आगे बढ़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी DE/dx, और यदि आप 12 डिस्टेंस आगे बढ़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी DE/dx इंटू 12. ये दिमाग हमें लगाना था. यूनिटरी मेथड, आराम से सोचो. जब आप dx डिस्टेंस आगे बढ़ते हो भाई, ये क्या होता है? चेंज इन E विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. dy/dx का मतलब ही क्या है कि x जब dx चेंज हुआ तो y dy चेंज हुआ. तो जब आप dx डिस्टेंस आगे बढ़े, x को dx चेंज किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है d. हमें पता लगाना है 12 में कितना चेंज होगा. dx में चेंज d है, तो 12 में चेंज DE/dx इंटू 12. और इसी चेंज को तो शायद हमने बोल रखा है डेल्टा E. तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू DE/dx इंटू 12. बोला आया भाई, dx डिस्टेंस में चेंज होता है d, तो 12 में इतना चेंज होगा. समझ में आया? dx में चेंज हुआ, d यूनिट में चेंज हुआ, ये तो 12 में चेंज हुआ इतना. DE/dx की वैल्यू KQ इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 12. ये डेल्टा ही मिल गया. नोट करें, छाप लिया. अच्छा, अब जरा फोर्स देखो कितनी थी, Q इंटू डेल्टा ई. खेल खत्म हो गया. फोर्स है Q इंटू डेल्टा ई. तो यहां से आप फोर्स लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा ई. यहां Q से मल्टीप्लाई कर दो, KQ आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इंटू 12 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 5/2. अब यहाँ एक कमाल की चीज होगी, सभी लोग देख चुके होंगे कि यहाँ देखो Q है, यहाँ देखो 12 है. Q इंटू 12 क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट बन गया, P बन गया. तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट से. नेक्स्ट पेज में लिख लूं क्या? डाइपोल मोमेंट से कहाँ लिखा जाए? यही लिखा जाए. F इज इक्वल्स टू Q इंटू 12 बन गया डाइपोल मोमेंट, KQP आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 5/2. फिर शायद K की जगह आंसर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, K की जगह आप पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रख दो. सो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PQ आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 5/2 माइनस आई कैप डायरेक्शन. बोलो क्लियर है? इसके बाद एक आसान सा सवाल था जिसमें आपको फोर्स निकालनी थी ऑन डाइपोल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल. वह सवाल हम कर चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है किस पे? डाइपोल. तो इस लेक्चर को करेंगे यही समाप्त. इसके बाद लाएंगे टीपी पे सोल्यूशन ऑफ 8 एंड 9, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर. थोड़ी सी एनर्जी लो थी क्योंकि आज का लाइव क्लास भी नहीं हुआ और आज ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ, इस वजह से ऐसा हुआ है. सो पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.